प्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अपना बेड छोड़कर उठ चुके होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए अपना किताब खोल चुके होंगे। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। आपने करंट अफेयर्स तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि हर एक बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है वो सुबह सुबह अपना शुरुआत जो करता है करंट अफेयर्स से करता है। मोस्टली ज़्यादातर ऐसा होता है। तो अभी देखते हैं करंट अफेयर्स कुछ रिवाइज़ करते हैं डेली की तरह। कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हैं आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा ऑनेस्टली, ठीक है। और सेशन को पहले छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप अगर छोड़ के जाते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आप पेपर को फेस नहीं करते हैं, क्वेश्चंस को फेस नहीं करते हैं। पढ़ तो लेते हैं लेकिन फेस नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आप अभी क्वेश्चंस को देखिए और इसमें ये अनुमान लगाइए, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए कि कितना आप कर पा रहे हैं और कितना आपसे छूट रहा है। ये जो पिछले दिनों में करंट अफेयर्स रहे हैं उसी पे आधारित ये प्रश्न है। तो आप देखिए पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नगर संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है। किसकी बात हो रही है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात यहाँ पे की जा रही है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट करने को बोला है, ठीक है ना। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके लिए क्या किया है, एक पैनल गठित किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इजी है और ये न्यूज़ में रहा है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा गुजरात, ठीक है। गुजरात का नाम आप ध्यान रखिएगा, गुजरात ने ऐसा किया है, ठीक है। इन्होंने इनका एम अभी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ पे ड्राफ्ट करने का, जिसके लिए इन्होंने क्या किया है, पैनल को अपॉइंट किया है। गुड। देखिए आगे देखिए क्या है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग, यानी कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग शीर्ष वैश्विक जोखिम क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। ये तो बहुत ही कॉमन है, आपने यहाँ पे अनुमान लगा लिया होगा, आप इसे जानते होंगे उम्मीद है। तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम क्या है, तो झूठी और भ्रामक जानकारी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए 2024-25 के अंत तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत योगदान करेगी। कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पूछ रहा है कि डिजिटल इकोनॉमी का कॉन्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में 2024-25 सेशन में कितना होने वाला है। तो ध्यान रखिए कितना होने वाला है, 13.42% होने वाला, 13.42, ठीक है ना, 13.42% होने वाला है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ईजी है। अभी आप रिवीजन करते जा रहे हैं, तो एक बार तो आपने कल पढ़ा, ठीक है, आज रिवीजन भी कर रहे हैं, ठीक है, 2 दिन पहले पढ़ा, रिवीजन कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि आपको एक तरीके से यहाँ पे गेस करने का और रिवाइज करने का मौका मिल रहा है। चलिए आगे देखिए क्या बात हो रही है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ। थिएटर फेस्टिवल की बात हो रही है, ठीक है ना, और नाम क्या, भारत रंग महोत्सव। तो ये कहाँ पे हुआ बच्चा, जल्दी जल्दी अपना दिमाग दौड़ाइए। छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान। हाँ जी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा, बिल्कुल सही। चलिए आगे देखिए क्या बात हो रही है कि हाल ही में असम ने कितने आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है, डी नोटिफाइड किया है, ठीक है। कितने रिजर्व फॉरेस्ट को असम ने क्या किया है, डी नोटिफाइड किया है। तो असम का नाम ध्यान रखिएगा। और कितने फॉरेस्ट को, तो यहाँ पे ना ध्यान रखिएगा नंबर 4, ठीक है, 4 फॉरेस्ट को इन्होंने क्या किया है, डी नोटिफाई किया है, ठीक है। ये देखिए असम का ये नक्शा आपको पता ही होगा, ठीक है। ये असम का क्या है, तो असम का ये स्टेट मैप है, ठीक है, राज्य का नक्शा है। और यहाँ ये फॉरेस्ट आप देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्या किया इन्होंने, सुंदर सुंदर 4 फॉरेस्ट को डी नोटिफाई किया है। तो 4 याद रखेंगे, हाँ जी बिल्कुल याद रखेंगे। हाल ही में भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला, ठीक है ना, ये किससे रिलेटेड है, तो एक किताब से रिलेटेड है, ठीक है, ये एक किताबी मेला है। तो ध्यान रखिएगा जो बोई मेला है कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, तो आप कहेंगे मेरठ में, ना बिल्कुल गलत, लखनऊ, ये तो और भी गलत, दिल्ली नहीं भाई, क्या होगा, तो बचा कलकत्ता, यही होगा राइट ऑप्शन, ध्यान रखेंगे। हाँ जी, तो बोई मेला किधर आपको देखने को मिला, तो ये आपको देखने को मिला कलकत्ता में, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में। अगले 2-3 साल में 100 अमृत भारत, ठीक है, यहाँ क्या बात हो रही है, ट्रेनों की बात हो रही है, आप जानते होंगे। तो 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और कितने वंदे भारत बनाए जाएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा 200 वंदे भारत बनाने का जिक्र किया गया है, ठीक है।
बिल्कुल। देखिए, आपने बताइएगा कभी जो वंदे भारत या फिर इन सब ट्रेनों में कभी यात्रा किया है? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है या फिर कब किया है आपने? ये भी ज़रूर बताइएगा। देखिए ट्रेन कितनी सुंदर लग रही है। ऐसे और भी वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत जैसे ट्रेनें लॉन्च की जाएंगी, ठीक है ना, बनाई जाएंगी और फिर लॉन्च की जाएंगी। हाल ही में अल्टो, यहाँ पे देखिए एआई टूल होगा, ठीक है ना, एआई टूल्स। देखिए हाल ही में एआई टूल्स को अवैध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? भाई एआई टूल्स को ही क्या कर दिया, अवैध, इलीगल घोषित कर दिया। तो वो कौन सा देश है ऐसा महान काम करने वाला है, इतना महान राइट डिसीजन एक तरीके से कहिए लेने वाला? क्योंकि आपको पता है एआई टूल्स जितने बेनिफिट क्रिएट करते हैं, जितना फ़ायदा क्रिएट करते हैं, उससे ज़्यादा क्या है, जनता के लिए, लोगों के लिए, मैन पावर के लिए, ठीक है, ये नुकसान का काम भी करते हैं। देखिए हर एक चीज़ का अपना पॉजिटिव अपना नेगेटिव होता है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि लॉन्ग टर्म में क्या करने वाली हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली हैं। और आप यहाँ कहेंगे कि एआई टूल्स क्या नुकसान करेंगे? भाई देखिए काफ़ी चीज़ सुपर फास्ट, काफ़ी एडवांस तो कर दिया इन्होंने, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या ये एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर रही हैं कि नहीं? हाँ, ख़त्म करेंगी कि नहीं? एम्प्लॉयमेंट ख़त्म करेंगी कि नहीं? लोगों का जॉब जो होगा वो खा जाएंगी कि नहीं? खा जाएंगी, बिल्कुल खा जाएंगी, ठीक है ना। एक तरीके से आपको बेटरमेंट तो देखने को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या आप कहेंगे मैन पावर पे क्या इसका असर है? तो भाई बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, ठीक है ना। जिसके लिए ये जो इससे हासिल कर सकता है, जो इसको एम्प्लॉय कर सकता है, उसके लिए तो बेटर है, चलिए ठीक है, बेटर, यहाँ बेटर रिज़ल्ट, बेटर आउटपुट देखने को मिलेगा। लेकिन जिसकी जॉब जाएगी, ठीक है ना, जिसके पास वो यहाँ पे कहिए एफिशिएंसी है, नॉलेज है, ठीक है, और क्या स्किल है, उसको कोई पूछेगा ना भाई। जब सस्ते में हमें अच्छा काम मिल रहा है तो हम क्यों पूछेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, लोगों का जॉब, लोगों का एम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने का एक जरिया है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो इसे कौन बैन किया, ठीक है ना। और आपको पता है ये हमारे ह्यूमन जो सोसाइटी है उसके लिए रिस्क का भी काम है काफ़ी। एक समय ऐसा हो सकता है कि ये काफ़ी डेवलप हो जाए एआई टूल, और जो ह्यूमन है उन पे पावर करे, उनको अपने कब्जे में कर सकती है, ठीक है, उनको खुद कंट्रोल। एआई टूल्स क्या करेगी, डायरेक्टली ह्यूमन को कंट्रोल करेगी। अच्छा ये बताइए, आज के ज़माने में जो आपका फ़ोन है, क्या वो आपको कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, ठीक है ना। आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखिएगा, कर रहा है। आप देखिए ना, आप कितना टाइम अपने फ़ोन के बिना दूर नहीं रह सकते हैं, दूर नहीं रह सकते, मतलब आप क्या हैं, उसके गुलाम हो गए हैं, ठीक है। तो वही बात है, इनडायरेक्टली आपको डायरेक्टली समझना है। यहाँ पे एआई टूल्स को इलीगल किसने किया, यहाँ पे किसने कहा बैन करने के लिए? तो ये स्टेप ब्रिटेन का है। किसका है? ग्रेट ब्रिटेन का है, ठीक है ना। बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, हाँ जी, ध्यान रखिएगा। आगे कहा जा रहा है चमन अरोड़ा, इनका नाम ध्यान रखिएगा। चमन अरोड़ा को मरणोपरांत किस भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? मरने के बाद चमन अरोड़ा जी को किस पुरस्कार से, किस साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? यहाँ पे कहें कि भाषा की बात पूछी जा रही है, ठीक है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार की इसमें कौन से भाषा से इन्हें सम्मानित किया गया है? तो इन्हें डोगरी भाषा से सम्मानित किया गया, ठीक है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। इस भाषा में इन्हें जो पुरस्कार मिला है इस भाषा के लिए, ठीक है, मिला है डोगरी के लिए, ठीक है। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात हो रही है जिसमें चमन अरोड़ा को डोगरी भाषा से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए ये चमन अरोड़ा जी हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आप क्या करिए ना, जब पढ़ाई करते हैं तो आप पिक्चर को साथ में रखते हुए, पिक्टोरियल फॉर्म में थोड़ा ध्यान रखते हुए देखिए। अब इनको आप देखिए, ये कौन है? चमन अरोड़ा हैं, जिन्हें डोगरी भाषा को लेकर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको क्या होगा, थोड़ा ध्यान रहेगा, बिल्कुल ध्यान रहेगा। देखिए यहाँ पे भारत कैंसर जीनोम एटलस की बात हो रही है, ठीक है ना। भारत कैंसर जीनोम एटलस को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो देखिए यहाँ पे आईआईटी मद्रास, एम्स की बात हो रही है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, और आईसीएमआर की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात हो रही है, ठीक है ना। कौन यहाँ पे लॉन्च करने वाला है? तो बताइए कौन सा इंस्टीट्यूट लॉन्च किया? तो ये है आईआईटी मद्रास, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत कैंसर जीनोम एटलस ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आईआईटी
मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। बताइएगा ज़रूर कि कितना क्वेश्चन आपने यहाँ पे सही गेस किया, कितना गलत हुआ, ठीक है। चलिए तब तक क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।